गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग होल्डिंग कंपनी का क्वेश्चन नंबर 1, कैसे बैलेंस शीट बनता है कंसोलिडेटेड वाला, ये सीखेंगे। इसके पहले वाली क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देख चुके थे और वर्किंग नोट क्या क्या होता है उसकी फॉर्मेट वगैरह देख चुके थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एच लिमिटेड परचेज ऑल द शेयर्स ऑफ एच लिमिटेड। एच लिमिटेड ने एच लिमिटेड के सारे इंटायर 100% शेयर को खरीद लिया एट ए कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 1,50,000। देखिए यहाँ कॉस्ट दिया हुआ है और यहाँ पर नीचे जो है ना नॉन करेंट एसेट के अंदर यहाँ भी ये कॉस्ट लिखा हुआ है 1,50,000। तो कई बार ये बाहर भी दिया हुआ रहता है और कई बार यहाँ बैलेंस शीट भी रहता है। तो अगर बाहर दिया हुआ ना हो तो आप उसे बैलेंस शीट में चेक करें। ऑन 31 मार्च 2015 ऑन विच डेट द बैलेंस शीट आर एज फॉलो। जिस दिन खरीदा गया उस दिन का बैलेंस शीट दिया हुआ है। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको बोला है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो ये जो बैलेंस शीट है सेम टू सेम इसी को लिखना है, लेकिन इसको बनाने से पहले आपको करना होगा कुछ वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व। ये पहला वर्किंग नोट होगा आपका। ओके, तो ये कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कैसे निकालते हैं आपको फॉर्मेट बताए थे हमने। यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट। आप अमाउंट का 2 कॉलम भी बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब हम गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालते हैं तो लिखते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये सारे फॉर्मेट हमने पहली क्लास में बता दिए हैं। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपके पास दिया हुआ है 1,50,000, ये ऊपर भी दिया हुआ है, ये रहा। जब एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को एक्वायर किया तो उसका टोटल कॉस्ट है 1,50,000 रुपीज़। इसमें से 3 चीज़ें लेस करते हैं। नंबर 1, अच्छा इसमें पूरे 100% शेयर को, ऑल द शेयर्स बोला है, इसका मतलब 100% शेयर को खरीदे। तो 100% शेयर को खरीदे तो यहाँ पर लिखेंगे 100% शेयर कैपिटल इन एस लिमिटेड। एस लिमिटेड का 100% शेयर कैपिटल को लेंगे। तो शेयर कैपिटल देख लीजिए कितना है। शेयर कैपिटल है यहाँ पर एस लिमिटेड का 1 लाख। तो 1 लाख का 100%, 1 लाख का 100% 1 लाख ही होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए 1 लाख रुपया। दूसरा लेते हैं 100% ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट मतलब जिस दिन कंपनी को खरीदे उस दिन तक का प्रॉफिट को बोलते हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। तो देखिए कौन सा तारीख को खरीदा जा रहा है, ऑन 31 मार्च 2015 ऑन विच डेट देयर बैलेंस शीट। जिस दिन खरीदे उस दिन का बैलेंस शीट भी दिया हुआ है इस, और बैलेंस शीट में आपका प्रॉफिट जो है वो है 10,000। मतलब जिस दिन खरीदे कंपनी को उस दिन तक का प्रॉफिट को बोलते हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, जो कि आपके पास है 10,000 का 100% निकालेंगे तो 10,000 ही होगा। उसके बाद है आपका थर्ड नंबर 100% ऑफ प्री एक्विजिशन रिजर्व इन एस लिमिटेड। ओके, जिस दिन खरीदे उस दिन तक का रिजर्व को बोलते हैं प्री एक्विजिशन रिजर्व। तो जिस दिन खरीदे उस दिन का रिजर्व है 5,000 रुपया, 5,000 रुपीज। तो 5,000 का 100% हो जाएगा 5,000। अब आप टोटल अब देख पा रहे हो, ये 1 लाख रुपीज़, फिर 10,000 और 5,000, 1,15,000 हो रहा है। इसको कर दो माइनस। तो टोटल 1,50,000 में 1,15,000 माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा 35,000। और ये 35,000 चूँकि प्लस में आंसर आ रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं गुडविल, और यही अगर माइनस में आता है तो उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। तो ये एक वर्किंग नोट हो गया, ये रहा गुडविल आ गया 35,000। अब नेक्स्ट वर्किंग नोट होगा आपका कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। वर्किंग नोट नंबर 2 लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में क्या करना है, सबसे पहले लिखते हैं प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी। प्रॉफिट ऑफ एच लिमिटेड कंपनी
तो एच लिमिटेड कंपनी की प्रॉफिट कितना दी हुई है वो बैलेंस शीट में होगा। होल्डिंग कंपनी की प्रॉफिट ये रहा आपका 30,000 रुपया, उसको लिखना है। उसके बाद लिखना है प्लस करेंगे 100% ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट इन एस लिमिटेड। 100% ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट इन एस लिमिटेड। पोस्ट एक्विजिशन मतलब होता है जिस दिन खरीदे उसके बाद की प्रॉफिट को बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन। तो हम खरीदे हैं इस कंपनी को 31 मार्च 2015 और 31 मार्च 2000 का ही बैलेंस शीट दिया हुआ है। इसका मतलब जो भी प्रॉफिट है वो खरीदने के पहले का प्रॉफिट, खरीदने के बाद एक भी प्रॉफिट नहीं हुई है इस कंपनी में। तो यहाँ पर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एक भी नहीं होगा, तो इसी को टोटल कर दीजिए। ये हो गया 30,000 रुपीज़। इसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 30,000 रुपीज़। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कंसोलिडेटेड रिजर्व, कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड रिजर्व। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर रिजर्व ऑफ होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी का रिजर्व देखिए कितना है। होल्डिंग कंपनी का रिजर्व है 20,000 और इसमें प्लस करना होता है 100% ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व इन एस लिमिटेड। तो एस लिमिटेड में पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एक भी नहीं है, जो भी रिजर्व है वो खरीदने के पहले का है, मतलब प्री एक्विजिशन है। तो पोस्ट एक्विजिशन एक भी नहीं है। पोस्ट एक्विजिशन मतलब होता है खरीदने के बाद का रिजर्व। तो ये 20,000 ही हो जाएगा आपका कंसोलिडेटेड रिजर्व। ओके, अब इन सबको वर्किंग नोट को देखकर हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। इस क्वेश्चन में माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं निकलेगा क्योंकि इसने 100% शेयर को एक्वायर कर लिया है। अगर मान लो 90% खरीदता तो 10% बचता, उसको माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलते हैं, तो उसका फिर निकालना होता। बट यहाँ पर 100% शेयर को खरीद लिया है, इसलिए कोई भी माइनॉरिटी शेयर्स नहीं निकलेंगे। अब बनाएंगे हम लोग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो अपनी पुरानी वाली बैलेंस शीट है उसी को कॉपी करना है। तो यहाँ लिखेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, पर्टिकुलर नोट नंबर और अमाउंट। आपको क्या करना है, जो बैलेंस शीट पुराना वाला दिया हुआ है उसी को उतारिए। सबसे पहले नंबर 1 में है इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके अंदर है नंबर 1 में शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर्स फंड के अंदर जो जो आइटम्स है उसको लिखते जाना है। जैसे है आपका शेयर कैपिटल पीएल और रिजर्व, तो सेम लिखते जाइए। शेयर कैपिटल, फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएल एंड देन रिजर्व फंड। इसका अमाउंट अभी बाद में लिखेंगे, पहले पूरा फॉर्मेट उतार लेते हैं। ऐसे आपको सारे फॉर्मेट उतारते जाना है। करेंट लायबिलिटीज है, उसके अंदर सन्ड्री क्रेडिटर और बिल्स पेबल हो गया। उसके बाद ये सारी लायबिलिटी साइड हो गया। नाउ एसेट साइड। ओके, लायबिलिटी साइड हो चुका है। अब एसेट साइड आएंगे। एसेट साइड देख रहे हैं, नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट है। तो यहाँ पर सेकंड नंबर में लिख दीजिए एसेट्स। उसमें नंबर 1 नॉन करेंट एसेट लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। उसके बाद अदर नॉन करेंट एसेट है, ये इन्वेस्टमेंट है तो इसको नहीं लिखना है। देन आपका करेंट एसेट, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी कंपनी रहेगा तो उसको नहीं लिखना है। करेंट एसेट में स्टॉक और बैंक है, स्टॉक एंड बैंक, बस। अब आपको कैसे अमाउंट लिखना है समझिए ज़रा। ये सेम टू सेम इसको उतार देना है और बैलेंस शीट में ध्यान रखना है कि जो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी कंपनी है उसको आपको नहीं लिखना है। इतना करने के बाद आपको सबसे पहले लिखना है शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल केवल होल्डिंग कंपनी का लिखेंगे। ये वाला पार्ट वर्किंग नोट में आ चुका है, तो ये सिर्फ हम लिखेंगे 2 लाख रुपीज़ ओनली होल्डिंग कंपनी का। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पीएल और रिजर्व, इसका वर्किंग नोट से अमाउंट लिखेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर कितना आया था, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आया था 30,000, तो पीएल में लिखेंगे आप 30,000 रुपीज़। उसके बाद कंसोलिडेटेड रिजर्व आया था आपका 20,000, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 20,000। उसके बाद जितना बस ये 3 चीज़ें लिखना सीखना है। शेयर कैपिटल केवल होल्डिंग कंपनी का, स्टेटमेंट ऑफ पीएल वर्किंग नोट से, रिजर्व फंड वर्किंग नोट से।
इतना लिखने के बाद सारे आइटम्स को जितना एसेट और लायबिलिटी है सबको जोड़ कर लिखेंगे, दोनों कंपनी का जोड़कर। जैसे सन्ड्री क्रेडिटर, तो सन्ड्री क्रेडिटर होल्डिंग कंपनी का है आपका 40,000 और सब्सिडियरी कंपनी का है 10,000। ये दोनों मिलकर हो गया 50,000 रुपीज़। फिर वैसे ही आपको लिखना है बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल 10,000 5,000, होल्डिंग कंपनी का 10,000, सब्सिडियरी कंपनी का 5,000, दिस बिकम्स 15,000। अब वैसे ही करेंट नॉन करेंट एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग है, तो लैंड एंड बिल्डिंग होल्डिंग कंपनी का और सब्सिडियरी कंपनी का जोड़ के लिखिए। लैंड एंड बिल्डिंग दे रहे हैं 1,00,000 और 40,000। 1,00,000 रुपया है एच लिमिटेड का और 40,000 है सब्सिडियरी का, तो 1,40,000 हो गया। उसके बाद आपको लिखना है प्लांट एंड मशीनरी 30 और 30 जगह कम है, अच्छा लिख दे रहे हैं 30 60। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, ये इन्वेस्टमेंट को तो लिखना नहीं है, ये आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। स्टॉक 10,000 50,000, 10,000 और 50,000 टोटल हो गया 60,000। एंड बैंक है 10 और 10,000 दोनों में 20,000 रुपीज। बस अब इसको टोटल कर दीजिए, इट शुड बी इक्वल बोथ साइड। अच्छा, लेकिन इसके पहले और एक बार चेक कर लीजिए कि कोई ऐसा एसेट तो नहीं छूट गया या फिर कोई लायबिलिटी, उसको आप वर्किंग नोट में चेक करेंगे। अगर कोई आइटम छूटा है तो उसको लिखेंगे। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर गुडविल आया 35,000 और गुडविल होता है एसेट, तो ये जो नॉन करेंट एसेट है उसी के अंदर लिखिएगा गुडविल को। हालांकि हम जगह छोड़ना भूल गए थे, अब यहाँ लिख देते हैं गुडविल, इसके नीचे लिख देते हैं गुडविल को आप नॉन करेंट एसेट के अंदर दिखाएंगे। गुडविल है 35,000 रुपीज़। और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट हो चुका है, कंसोलिडेटेड रिजर्व भी हो गया है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट इसमें नहीं है। अगर माइनॉरिटी इंटरेस्ट रहता तो यहाँ पर शेयर कैपिटल जो शेयर होल्डर फंड है ना उसके अंदर दिखाते हैं। तो आइए अब इसको टोटल करें एंड इट शुड बी इक्वल बोथ। 2,30,000 प्लस 20,000 प्लस 50,000 प्लस 15,000, यार 3,15,000 टोटल आ रहा है। और इधर भी आप जोड़ दीजिए 1,40,000 प्लस 60,000 प्लस 35,000 प्लस 60,000 प्लस 20,000, ये भी 3,15,000 आ रहा है। तो इस तरीके से आपको बनाना है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 डन। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट किस तरीके से बनता है और उसका वर्किंग नोट कैसे करते हैं। अगर इंटायर 100% शेयर को एक्वायर करते हैं तो इसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं निकलता है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 डन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।